प्लीज। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम गुरमीत है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ। आप लोग पिंक सिटी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज बुलाया यहाँ पे डॉक्टर बॉब की स्टोरी पे शेयर करने का। पहले सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सबके अंदर बसती हुई उस परम शक्ति को मेरा कोटि कोट प्रणाम है। और दिनेश भाई, वेलकम। आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है अगर आप यहाँ जुड़े रहो, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहो। आज से कुछ लगभग 27 साल पहले मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा मिल और मुझे वहाँ एक स्पॉन्सर मैंने लिया और उसने मुझे ये प्रोग्राम सिखाया और ये किताब मैंने उसके साथ पढ़ी और कुछ और ओल्ड टाइमर के साथ पढ़ी। डॉक्टर बॉब की स्टोरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बिल की, और दोनों का टाइम फ्रेम पीने का, रिकवरी का ऑलमोस्ट सेम था। अ, और सबसे एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या एक अजीब बात कि दोनों ही वर्मॉन्ट में पैदा हुए थे। और कुछ मेरे ख्याल वर्मॉन्ट बहुत छोटी सी स्टेट है और डॉक्टर बॉब जो है वो सेंट जॉन्सबरी वर्मॉन्ट में 8 अगस्त 1879 में पैदा हुए थे। उनका नाम था रिचर्ड, आई एम सॉरी, रॉबर्ट होलब्रुक स्मिथ। और उनके पिता जज थे के लोकल प्रोबेट में, काउंसिलमैन वगैरह भी रहे, पॉलिटिशियन भी थे, मर्चेंट बैंक के डायरेक्टर भी थे। और उनकी मदर थी सुजन स्मिथ। और दोनों माता पिता जो थे वो चर्च वगैरह में इन्वॉल्व थे, हर एक तरह से सोसाइटी के अंदर कामयाब लोग थे, सक्सेसफुल थे, वेल ऑफ थे। और डॉक्टर बॉब जब बड़े हुए तो आप उनकी अगर लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर, जो एक तरह से बिग बुक के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है दोनों तरफ से बुक एंडेड है। एक साइड पे बिल की स्टोरी शुरू होती है और एंड हमारी जो प्रोग्राम के बाद लास्ट पहली स्टोरी है पायनियर्स की, वो डॉक्टर बॉब की है। और डॉक्टर बॉब जिस घर में पैदा हुए वहाँ काफी चर्च वगैरह में जाते थे और उन्हें पसंद नहीं था। बचपन में वो कहते हैं अभी जब तक मेरे को माँ बाप से डर था, माँ बाप के घर में रहता था, तो वो चर्च वगैरह जाते रहे, संडे स्कूल वगैरह, जो भी यहाँ की यूएसए की सोसाइटी में जो कॉमन प्रैक्टिस है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनके बच्चे संडे स्कूल चर्च में जाते हैं। हमारे पंजाबी लोग जो हैं, हम लोग, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो हमारे बच्चे जो हैं वो गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं। तो वही सेम सिमिलर प्रैक्टिसेस। तो माँ बाप फोर्स करते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा स्पिरिचुअल साइड या रिलीजियस साइड की तरफ ध्यान करे। तो वही उनका भी फोकस आज से और लगभग 150 साल पहले उनका भी यही फोकस था। अब डॉक्टर बॉब हाई स्कूल पास किया और एक बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग कहा जाता है, डार्टमouth कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन हुई और बड़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका। और वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं उनकी जर्नी थोड़ी सी इंडिया से थोड़ी डिफरेंट होती है कि 4 साल का तो पहले 12 साल का स्कूल, फिर 4 साल की अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, फिर इसके बाद 4 साल का मेडिकल कॉलेज, और फिर रेजिडेंसी बोलते हैं या इंटर्नशिप बोलते हैं जिस चीज को, वो उसके बाद आदमी डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर बॉब की जो एजुकेशनल जर्नी थी वो तीन अलग यूनिवर्सिटीज में हुई।
पहले वो अंडर ग्रेजुएट उन्होंने डार्टमouth में किया, और जब उन्होंने अंडर ग्रेजुएट खत्म किया उसके बाद उन्हें एक जॉब मिली। इसका 3 साल वो उनकी स्टोरी में लिखते हैं कि हमने 3 साल उन्होंने वो जॉब की, और करते कराते उन्होंने फिर मन बनाया कि मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। और वो अगेन जैसे मैंने आपको बोला उनकी वेल ऑफ फैमिली थी, वो अफोर्ड कर सकते थे। अमेरिका में एजुकेशन बहुत महंगी है, चाहे आज से 150 साल पहले की बात करो या आज की भी करो। तो वो एक अच्छे ही फाइनेंशियल स्टेटस से आ रहे थे जिस फैमिली से, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन ली। तो अब इस दौरान में वो जब वो डार्टमouth कॉलेज में गए, वहां पर उनका पीना पिलाना शुरू हुआ। और वो फ्रेटर्निटीज वगैरह कहते हैं, एक तरह जैसे हमारे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो जैसे क्लब होते हैं, वो क्लब था वो। और वो आम जो कॉलेज एक्सपीरियंस, यहाँ पर मेरे बच्चे भी जब कॉलेज वगैरह गए तो वो सब पीना पिलाना, मस्ती करना, डांस पार्टीज, ये वो, वो कॉलेज एक्सपीरियंस एक तरह से उनका था। और उसमें वो कहते हैं कि खूब दबा के दारू पी उन्होंने, और वही उनकी सोसाइटी थी। और उसके अंदर वो मतलब ही ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। और ये एक सबसे एक बड़ी मजेदार बात ये कहते हैं कि मैं इतने साल पीने के बाद मुझे कभी हैंगओवर या सिर दर्द वगैरह नहीं हुआ। तो कहते हैं फ्रॉम द वेरी गेट को मैं अल्कोहलिक ही था, शुरू से ही मैं अल्कोहलिक था। तो डार्टमouth से निकले, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पहुंचे, वो 2-3 साल काम किया, थोड़ा घूमा फिरे, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, जिस कंपनी में काम करते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये अपना एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, मेडिकल एजुकेशन परस्यू की। तो पर वहां पर जब वो मेडिकल कॉलेज में थे, वहां पर उनका पीना बढ़ गया। और मैं काफी रिलेट करता हूँ उनकी स्टोरी से। मैंने कोई डॉक्टरी नहीं की, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहां पर जैसे ही मैंने पीनी पिलानी शुरू की, मेरे को बाकी के सारे चीजें मेरी लाइफ में साइड पे हो गई। तो इन दोनों की, डॉक्टर बॉब की और बिल की, जब भी कभी आप स्टोरी पढ़ो तो उसके साथ सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ। क्योंकि अब 100-150 साल पहले इनकी हिस्ट्री में देखूं और इनका करियर देखूं तो वो मेरे से बड़े अलग हैं। लेकिन उनकी पीने और जो वो एक भयानक जिंदगी जो एक शराबी काटता है, उसके साथ मैं 100% रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैंने वो सब किया जो उन्होंने किया। मैंने भी कॉलेज में जाके पी और अपना करियर वगैरह, सब एजुकेशन वगैरह की अपॉर्चुनिटी सब मिस कर गया मैं। लेकिन उनकी कुछ फैमिली में स्ट्रेंथ थी, या कुछ डॉक्टर बॉब में कुछ ऐसा रिजॉल्व था। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से 2 साल के बाद उनको कहा गया कि भाई आप चलो। उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्हें, मतलब इस दौरान उनके पिता आए, उनको घर लेके गए। वो अनिल के ने इस बुक की ट्रांसलेशन की है, और मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत खूबसूरती से ट्रांसलेट की है उन्होंने, मतलब बिल्कुल फैक्चुअल है। मैंने पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है। और डॉक्टर बॉब की एक और किताब है, डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स। तो ये, इन तीनों चीजों को जब मैं पढ़ता हूँ और उसके साथ मुझे डॉक्टर बॉब की जिंदगी, डॉक्टर बॉब के पीने का, डॉक्टर बॉब की रिकवरी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो अब डॉक्टर बॉब उस जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वो भी एक बड़ी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से उनको जवाब मिल गया, तो फिर उन्होंने आके रश यूनिवर्सिटी में अपना मेडिकल डिग्री फिनिश की। अगेन अनसक्सेसफुल, तंग थे अपने शराबीपन से, उनको स्टमक में प्रॉब्लम रहती थी। तो वो उस
प्रॉब्लम को अलिविएट करने के लिए ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी उनकी। तो उस दौरान उन्होंने थोड़ा, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि 2 क्वार्टर्स मतलब 1 सेमेस्टर, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो कहते हैं 2 क्वार्टर्स के लिए मेरे को बिल्कुल सोबर रहना पड़ा और मैं रहा और वो मेडिकल डिग्री मिल गई। मेडिकल डिग्री कहते हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई की लास्ट वो 2 क्वार्टर में या 6 महीने में कि उन्हें एक्शन में रेज़िडेंसी मिल गई, ये मतलब इंटर्नशिप मिल गई और वो इंटर्नशिप इतना एक रिगरस प्रोग्राम होता है जो रेज़िडेंसी बोलते हैं जिसको, कि उसके अंदर जो जूनियर डॉक्टर है उसके पास सिर खुजाने को टाइम नहीं होता। मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले मेरी बेटी डॉक्टर है, वो भी इसी प्रोसेस में से गई है और कोविड के दौरान वो रेज़िडेंसी में थी और 18-18, 20-20 घंटे काम करना, 4 घंटे सो के फिर काम पे चले जाना। तो डॉक्टर बॉब भी यही बोलते हैं कि उस रेज़िडेंसी में, उस इंटर्नशिप में उनके पास टाइम ही नहीं था दारू पीने का। तो वो 2 साल उनके अच्छे बीते। उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा एक अ, ऑफ़िस खोला और फिर वो थोड़ी जब ड्रिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम उस दौरान में भी उनके पिता आए और उनको फिर लेके गए, फिर मतलब वो मेडिकल हेल्प उन्हें चाहिए थी उस दौरान में, उनको उनको उनकी फैमिली ने हेल्प की। उनके फ़ादर ने काफ़ी मदद की उनकी। अ, कोई वहाँ का वर्मांट का डॉक्टर था, उसको भी लाए, उसके पास लेके गए। तो ख़ैर और ऑल दिस टाइम, इस टाइम में जब ये अ, एन्स एन रिप्ली एन स्मिथ का नाम एन रिप्ली था, उसके साथ इनका ही वाज़ इन लव विद हर। तो कहते हैं 17 साल 17 साल इनकी कोर्टशिप रही और बाद में एज 36 पे डॉक्टर बॉब की एन स्मिथ के साथ, एन रिप्ली के साथ शादी हुई और वो ऑफ एंड ऑन करते रहे और जब आप इनकी जो प्रैक्टिस थी एक्टर के अंदर, उसके अंदर जब ये थे और शादी हो चुकी थी एज 36 के आसपास और 36 की एज पे इनकी शादी हुई थी, 17 इयर्स की कोर्टशिप के बाद। और वो कहते हैं कि वहाँ से जब आए तो उसके बाद जब थोड़ा काम-धंधा चल रहा, 2-3 साल उनके सोबर निकले और अच्छा टाइम था, सब कुछ ठीक था और उनमें शराब से दूर थे। लेकिन उसी दौरान 18th अमेंडमेंट की 18th अमेंडमेंट एक लॉ पास हुआ अमेरिका के अंदर कि अमेरिका जो है वो एक ड्राई कंट्री बन जाए। शराब के अगेंस्ट बहुत औरतों ने, वाइफ़ ने, बहनों ने और कुछ चर्च के लोगों ने काफ़ी बहुत लंबा-चौड़ा अभियान था। तो वो अमेरिका के अंदर प्रोहिबिशन हुई, तब डॉक्टर बॉब का बेटा पैदा हुआ था तभी, स्मिटी को बोलते हैं। और डॉक्टर बॉब ने कहा कि अब कंट्री में से शराब तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो ये थोड़ी बहुत मैंने पीनी है, तो अब मैं पी सकता हूँ। दिल में, मन में वो मेंटल ऑब्सेशन जिसको हम चीज़ जो इस बीमारी की बोलते हैं, वो उनके अंदर थी कि अब ये मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, जितनी देर मिलेगी मुझे पी लेने दो। तो उन्होंने पीनी शुरू की और फिर वो उसी हालात में पहुँचना शुरू हो गए। अ, उनका बेटा हुआ और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आगे की ज़िंदगी उनकी काफ़ी लाचारी से गुज़री, यू नो अ, कहते हैं काम करना पड़ता था, क्योंकि पैसा चाहिए था पीने के लिए और सुबह उठता था पीने के बाद तो बड़ा बुरा हाल था, हाथ काँपते थे, जो डिलीरियम ट्रेमेंस कह लो या कुछ कर। तो वो इसलिए वो डॉक्टर बॉब जो थे वो
सेडेटिव्स लेना शुरू किया उन्होंने। और ये चलता रहा, ये दौरान उनका चलता रहा, ये एक विशियस साइकिल उनकी लाइफ में चलता रहा। मेरी लाइफ में भी एग्ज़ैक्टली सेम था। मुझे भी पैसा चाहिए था शराब पीने के लिए, और जब मैं सुबह उठता था मेरे हाथ काँपते थे और मैं घबराहट होती थी। तो मैं एक दफ़ा इंडिया गया था, तो मैं एक बड़ा डब्बा टीन का वैलियम का, एक्टिवन का ले आया था। मेरे को किसी ने और किसी पीने वाले ने मुझे बताया था कि सुबह एक गोली खा लिया कर, ठीक हो जाएगा, तो दिन अच्छा निकल जाएगा। तो मैंने वो सुबह गोली खानी शुरू कर दी। बिल्कुल जैसे डॉक्टर बॉब बोलते हैं, मैं उस चीज़ को एडिक्शन नहीं मानूँगा, वो सिर्फ़ एक सर्वाइवल के लिए मेरे को वो गोली खानी पड़ती थी सुबह, वैलियम की या एटिवन की, जो आजकल आम तरह आप देखोगे हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे भी डिटॉक्स हैं, वहाँ ये दवाइयाँ देते हैं, सेडेटिव्स देते हैं। तो अब वो एक तरह से वो उनकी ज़िंदगी जो वो बता रहे हैं कि एक खौफ़नाक ज़िंदगी बन गई, जो रात को पीनी, सुबह उठना, 2 गोली खानी, और ये इस साइकिल में चलते रहे हो। और इसी दौरान उनकी जो वाइफ़ थी, वो उन्हें ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लेके गई। और हालाँकि वो आपको बता रहे हैं इनिशियली अपनी स्टोरी में ही कि मैं चर्च वगैरह से जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भाग गया। मेरे को रिलिजन वगैरह से कोई मतलब नहीं था। जो आम श मेरा भी एक्सपीरियंस यही था, जब तक मैं बचपन में गुरुद्वारे वगैरह मेरे को फ़ादर लेके जाते थे। तो जब मैं थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया। ज़रूरी नहीं समझा। तो तो वो जब 80th अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रोहिबिशन हुई अमेरिका के अंदर, वो एक तरह से उनका बहाना बन गया कि मैं अब पी सकता हूँ, यू नो। और डॉक्टर बॉब लिखते हैं कि भी उस दौरान में अ, उन्होंने डॉक्टरों को परमिशन दे दी कि भी आप किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और जितनी भी शराब आपको मतलब उसको प्रिस्क्राइब करो, वो उसको सरकारी ठेके से मिल जाएगी। और साथ ही साथ कहते हैं कि बूटलेगर भी आने शुरू हो गए। उस टाइम पे आप अगर कोई अमेरिकन माफिया वगैरह की स्टोरीज वगैरह सुनो, एल कपोन वगैरह, ये लोग, ये सब करोड़पति, उस टाइम बहुत बहुत पैसा बनाया इन लोगों ने। इवन जेएफके, एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके फादर ने उसको, वो भी बूटलेगर थे। और वो नाजायज शराब नाजायज होने करके जो नशाबंदी होने करके जो नाजायज शराब बिकनी शुरू हो गई, वो सब माफिया के कंट्रोल में थी। मतलब यहाँ ये क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में थी और बड़ी इजीली अवेलेबल थी। तो वो कहते हैं कि भी वो बूटलेगर भी मिल गया। और फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं कि कहाँ छुपानी, कहाँ एन को पता था। एन उनकी तलाशी लेती थी जब घर आते थे। तो एक जगह वो ये भी कहते हैं कि मैं स्टॉकिंग्स में बोतलें जुराबों में फंसा के लाता था। तो वो कहते हैं एक दिन हम एक पिक्चर देखने गए, टग बोट एनी, उसमें वॉल्टर बेरी वो भी वही कर रहा था। तो कहता है एन को पता लग गया। कहते फिर मैं जो टॉयलेट का बोल है उसके अंदर मैं कभी बोतल नहीं छुपाता था, मेरे को पता वो बहुत ईज़ी जगह है, वहाँ वो कोई ना कोई एन जो है वो देख लेगी। तो मैं डॉक्टर बॉब के घर गया हूँ, यहाँ कोई मेरा यार दोस्त आते हैं, कोई इंडिया से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं। हम उनके मैं मेरे कुछ स्पॉन्सेस भी हों तो हम लोग कई दफ़ा रोड ट्रिप करते हैं, 7-8 घंटे की ड्राइव है हमारे यहाँ न्यू जर्सी से। तो मैंने वो घर देखा, वो शूट देखी है जहाँ से लॉन्ड्री की शूट है, नीचे उनकी बेसमेंट के अंदर जहाँ वो बीम्स हैं उसके अंदर वो बोतल छुपाते थे, यहाँ छुपाते थे। मतलब बहुत काफ़ी काफ़ी जगह पे जो हर एक शराबी, और कुछ और भी बताते हैं कि जो बूटलेगर को कहना कि
सीढ़ियों के नीचे रख जा, यहाँ रख जा, वहाँ रख जा, मतलब वो रास्ता ढूँढ लेता है। जिसने पीनी है उसने रास्ता ढूँढ लेना है। वो कहते हैं घर आता था तो एक दस्ताना था, उसके अंदर बोतल डाल के उसको अपने ऊपर साइड में फेंक देता था, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी मैं जाके ले आता था। तो ये रूटीन चलता रहा, सालों-साल चलता रहा। और दुखी थे, वो भी दुखी थे, इतनी देर में उनकी एक बेटी उन्होंने अडॉप्ट की थी। तो स्मिथ, और ये जो बुक डॉक्टर बॉब एंड द ओल्ड टाइमर्स है, ये किताब उनके बाद ये 1980 में प्रिंट हुई है। इसमें उन लोगों का अकाउंट है जो छोटे बचपन से उनके साथ थे, नॉन अल्कोहलिक्स, जैसे उनका बेटा, उनकी बेटी और उनके जो दोस्त थे, जिन लोगों के साथ वो अस्पताल में काम करते हैं, उन सब के अकाउंट्स हैं इसमें। कि कहते हैं कि वो बड़े काबिल सर्जन थे वो। ही वाज़ अ वेरी गुड सर्जन। और काफ़ी लोग मतलब दे वो नज़रअंदाज़ी कर देते थे उनके पीने-पिलाने को। तो एनेबलर नहीं कहूँगा, मतलब ये कहो कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, जो उनके अकाउंट्स अगर आप ये किताब पढ़ो, तो इसके अंदर यही है कि ही वाज़ अ वेरी नाइस मैन ओवरऑल। जो हम आम शराबी होते हैं, वी आर नाइस पीपल, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि डॉक्टर एक आदमी ऐसे-वैसे नहीं बन सकता, और एंड ही वाज़ अ वेरी गुड सर्जन। और मैंने बड़े लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे ख्याल से अल्कोहलिक्स आर अबव एवरेज इंटेलिजेंस, अबव एवरेज अर्नर, बिल भी लिखता है इस चीज़ के बारे में। तो क्योंकि अब एज़ अ शराबी मेरे को 100% ये बात समझ आती है कि एक काम करना, एक फैमिली के साथ रहना और एक शराब पीना, ये 3 फुल टाइम जॉब्स हैं। 24 घंटे में 3 जॉब्स रोज़ आदमी ने करनी है, उसके पास कोई टाइम है ही नहीं किसी और चीज़ का। सबसे पहल तो शराब की है, तो फिर उसके बाद कमाने की, फिर फैमिली की, एंड दैट इज़ द वे ही वाज़ लिविंग। एन स्मिथ उन्हें लेके गई ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग में। ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक 1921 में फ्रैंक बकमन ने एक ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू किया, और वो सिर्फ़ शराबियों के लिए नहीं थी, वहाँ और भी लोग जाते थे। लेकिन उस ऑर्गेनाइज़ेशन से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बहुत बेनिफिट हुआ। वहाँ पर बिल भी गए, एबी थैचर जो बिल को मिला था 1934 में जब बिल के पास आया, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था। वो ही वाज़ 2 महीने सोबर था। और डॉक्टर बॉब को जो बिल का मिलना था, वो भी एक तरह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप के थ्रू ही हुआ। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन थी एक तरह से। और इस उस दौरान में अगर आप 200 साल पीछे और चले जाओ, तो पहले वाशिंगटोनियंस थे। उन्होंने ये फ़ॉर्मूला ढूँढा कि एक शराबी दूसरे के साथ बात करता है, तो रिकवरी हो जाती है। उनके कहते हैं कि कम से कम ढाई 3 लाख आदमी सोबर था उस ग्रुप के अंदर। लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर और यू नो और कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ के अंदर या फाइनेंशियल रीज़न्स करके वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है 10-12 साल में खत्म हो गई। वो एक टाइम में कहते हैं अब्राहम लिंकन उनकी कन्वेंशन में बोले थे। तो एक टाइम पर इतनी कामयाब थी, और वो कोलैप्स इसलिए हुई, वो दैट इज़ अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर, कि जो बाद में हमें 1950 में बिल ने और बॉब ने और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमें वो 12 परंपराएँ दी हैं। उन्हीं उन्हीं रीज़न्स करके वो 12 ट्रेडिशंस लिखी गई, कि अगर हम इन गार्ड रेल्स में रहेंगे, तो हमारे जो ग्रुप हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। ग्रुप सुरक्षित रहेगा, तो शराबी भी सुरक्षित सुरक्षित रहेगा। तो ट्रेडिशन भी उतनी ही ज़रूरी हैं।
स्टेप्स जो हैं वो एक शराबी के लिए अपने को सुधार करने के लिए है, और जो ट्रेडिशंस हैं वो अपने ग्रुप को अ, एक तरह से अपने प्राइमरी पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। और जो 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दुनिया भर में ओवरऑल एए एज़ अ होल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होती है। अ, एक छोटे से ग्रुप को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने की वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो 12 कॉन्सेप्ट्स गाइड करते हैं उसको। तो डॉक्टर बॉब बोल रहे हैं कि एक तो उनको पेट की शिकायत थी, पेट में उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी, और एक वो कहते हैं कि मुझे डर रहता था कि मेरी शराब ना खत्म हो जाए। ये वो एक जनरेशन थी, डिप्रेशन के बाद की बात है ये। 1929 में वो वर्ल्ड वॉल स्ट्रीट क्रैश वगैरह हुआ था, डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। और सेकेंडली फाइनेंशियल स्ट्रेस कह लीजिए, एक काम करने वाला आदमी, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, घर कहते हैं उन्होंने $4000 का लिया था, जो एक्लन में जहाँ रहते थे। तो उन्हें यही फ़िक्र रहता था कि मेरी शराब ना खत्म हो जाए। बट सम और द अदर ही वाज़ मैनेजिंग, वो करते रहे मैनेज। बड़ा माली हालत काफ़ी ख़राब थी उनकी। उन्हें एक दफ़ा किसी ने गिफ्ट दी, और एन लिखती हैं बुक के अंदर कि वो हमें गिफ्ट ना देते तो हमें कुछ, हमारे घर में कोई ग्रोसरीज़ वग़ैरह या खाने को कुछ दे देते, दैट वुड हैव बीन बेटर। उनका मतलब उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब थी। हालाँकि डॉक्टर है, और वो शराब पीने करके वो काम भी नहीं कर पाते थे। सो ही वाज़ इन वेरी बैड शेप। तो वो उनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप लेके गई, और वो कहते हैं मैंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 2.5 साल लगाए, और जो स्पिरिचुअल बातें वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप फ्रैंक बकमन ने शुरू किया था, अ, और वो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते थे। 4 एब्सोल्यूट्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस। और हमारी जो बिग बुक में भी थोड़ा-सा मेंशन किया है। तो हालाँकि बाद में जो पहले वो 100 थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये एक बहुत टॉल ऑर्डर है एक शराबी के लिए, कि इतना एकदम परिवर्तन उसकी लाइफ के अंदर हो। तभी वो आप देखोगे हाउ इट वर्क्स में बिल ने लिखा है, वी आर नॉट सेंट्स, हम संत नहीं हैं, हम एक प्रोग्रेस करते हैं, परफेक्शन नहीं कर सकते। बिकॉज़ वो जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेंट्स थे, दे वर लूकिंग फॉर परफेक्शन, एंड वो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस थी। खैर एनीवे, बॉब कहते हैं कि वो उन्होंने काफ़ी पढ़ा, जो कोई भी फिलॉसफी पे, रिलिजन पे, मेडिसिन तो उन्हें मालूम ही थी, वो डॉक्टर थे खुद। लेकिन वो कहते हैं फिर भी मेरा पी लेता था, आई यूज्ड टू गेट टाइट। तो ये चलता रहा, ये दौर चलता रहा, और इस दौरान उधर बिल जो हैं वो न्यूयॉर्क में सोबर हुए। उन्हें एबी थैचर, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था, वो आया उनके पास, और उसने एबी ने बिल को कहा कि ये एक मतलब मैं 2 महीने सोबर हूँ, एंड आई हैव फाउंड रिलिजन, मुझे मुझे धार्मिक जीवन मिल गया है, और मैं इसको फॉलो करूँगा, करता हूँ, और मैं सोबर रहता हूँ। तो बिल ने एबी की ड्रिंकिंग देखी थी, और वो अट्रैक्ट हुआ उस चीज़ से, उसकी सोब्राइटी देख के, और बिल ने ऑक्सफोर्ड मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, लेकिन बिल सोबर नहीं रहा। और लेकिन वो जो सीड थी वो प्लांट हो गई थी उनके दिमाग में, और वो हॉस्पिटल में जब उन्हें व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, जब चौथी दफ़ा हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पर
उन्हें वो एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद वो सोबर रहे। 4-5 महीने, 6 महीने वो सोबर थे और इस दौरान उन्हें उन्हें ये मालूम था कि मेरे को और लोगों की मदद करनी है। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ये चीज़ आई कि जब आप सोबर हो जाओ, यू हैव टू कैरी द मैसेज टू अनदर अल्कोहल, किसी और की मदद करनी है। और वो कोशिश करता रहे 5-6 महीने, ही वाज़ सोबर। और जहाँ कोई शराबी लोग मिलते थे, वो उनकी मदद करने की कोशिश करते थे, उनको सोबर करने की कोशिश करते थे और अनसक्सेसफुल थे। तो वो काफ़ी परेशान थे इस बात से और उन्होंने एक दिन लोइस उनकी वाइफ़ थी, उसको बोला कि लोइस, मैं इतने लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और कोई सोबर नहीं होता। तो लोइस ने बोला कि भई आप डॉक्टर सिल्कवर्थ से बात क्यों नहीं करते? तो देन ही वेंट टू डॉक्टर सिल्कवर्थ एंड डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको बोला कि भाई, ये जो तुम एक धार्मिक एक्सपीरियंस की बात एक शराबी से करते हो, वो उसको समझ नहीं आएगी। यू नो, दैट इज़ द आप he told बिल कि व्हाई डोंट यू टॉक टू देम अबाउट योर ड्रिंकिंग, अपनी शराबियत के बारे में, जैसे आप पीते थे। और सेकंडली सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो थी वो ये थी, क्योंकि डॉक्टर सेफवर्थ जिन्होंने हमें स्टेप 1 दिया है, उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो एक शराबी है, उसको शराब से एलर्जी है। जैसे ही वो पहली ड्रिंक लेता है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता कि वो कितनी पिएगा। और फिर कंपाउंडेड बाय द मेंटल ऑब्सेशन, जो एक सेकंड पार्ट हमारी डिज़ीज़ का है कि हम थोड़ी देर छोड़ भी पाते हैं, तो रुके नहीं रह सकते। तो कहीं न कहीं जब भी हमें कोई वो चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि या कोई प्रॉब्लम या कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम भाग के शराब के पास जाते हैं। मेरी लाइफ़ की स्टोरी, मेरी 10 साल की लाइफ़ ऐसी ही थी। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी के साथ आर्गुमेंट होता था, कोई चिड़चिड़ापन, कोई डिसअपॉइंटमेंट, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं भाग के शराब के पास जाता। और जैसे ही मैं वो एलर्जी ट्रिगर करता था, उसके बाद मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं रहता था कि मैंने कितनी पीनी। अब ये ये आइडिया लेके जैसे ही डॉक्टर सिलकवत ने बिल को ये कही बात, और इस टाइम तक बिल सोबर था, बिल के जो यार दोस्त आस-पास में उसको वॉल स्ट्रीट के कनेक्शन थे, उन लोगों ने उसको कहा कि बिल तू अब सोबर है, तो हम वी कैन पुट समथिंग टुगेदर, हम कोई काम-धंधा शुरू करते हैं। तो उस दौरान उन्होंने एक कंपनी, एक्लन में एक कंपनी थी, कोई मैकनील टूल कंपनी, उसको टेक ओवर करना था। उसकी प्रॉक्सी फाइट मीन्स वो किसके पास शेयर ज़्यादा हैं, उसको प्रॉक्सी फाइट बोलते हैं। तो वो एक्लन आए उस दौरान और अगर वो प्रॉक्सी फाइट वो जीत जाते, तो बिल मोस्ट प्रोबेबली उस कंपनी के प्रेज़िडेंट होते एंड आई डोंट नो अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहाँ से आता, कैसे होता। तो ख़ैर बिल की नाकामयाबी हुई, उस कंपनी को वो टेक ओवर नहीं कर पाए और बिल को उनके पार्टनर्स ने कहा कि भी आप यहाँ रुको थोड़ा, अगर हो सकता है कोई हमारे लीगल खर्चे वगैरह किसी तरीके से निकल सकते हो, तो आप एक्लन में रहो। तो वो रहे, मेफ्लावर होटल में बिल थे, डिसअपॉइंटेड, वही चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। और कहते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बाईं तरफ बार थी और वहाँ पे ग्लासों की खड़कने की आवाज़ जैसे बार में आती है, हँसी-मज़ाक चल रहा है। तो वो पुराना जैसे वो एक्सपीरियंस हम लोग याद करके सोचते हैं कि फिर से वो मोमेंट रिक्रिएट की जाए। तो उनको वो ख़्याल आया, पर उन्हें मालूम था। अब वो इतनी दफ़ा
हार मान चुके थे और उन्हें पूरा आइडिया था इस बीमारी का कि मैं एक ड्रिंक लूँगा तो मेरे से रुका नहीं जाएगा। तो उन्हें ये भी मालूम था कि अगर मेरे को सोबर रहना है, क्योंकि डॉक्टर सिलकवर ने उन्हें कहा था कि और कोई सोबर रहा हो ना हो, बिल यू आर सोबर। क्योंकि आप किसी की मदद करने जाते हो, तो वो सोबर हो ना हो, आप सोबर हो। तो बिल ने ये रियलाइज़ किया कि मुझे 5-6 महीने हो गए हैं कि मैं सोबर हूँ, क्योंकि मैं लोगों को गटर में से उठा के स्किड रो बोलते हैं जिसको, वहाँ से उठा के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। बारों में जाता था, जहाँ-जहाँ उसको मालूम था शराबी बैठे हैं, पीड़ित शराबी। तो ही न्यू कि उसे मालूम था कि मेरे लिए ये खतरे से खाली नहीं है। मेरे को कोई ना कोई आदमी चाहिए जिससे मैं बात करूँ, जिसकी मैं मदद करने की कोशिश करूँ, तो मैं बच सकता हूँ। तो बिल ने चेंज ली और कहते हैं कि उसने यहाँ पे येलो पेजेस बोलते हैं, वाइट जो डायरेक्टरी, फ़ोन की डायरेक्टरी खोली, उसके अंदर उसको एक नाम नज़र आया, वाल्टर टंक्स, एक और उसको वो नाम थोड़ा-सा स्ट्रेंज लगा, तो उसने उस नाम का फ़ोन नंबर ले लिया और उस आदमी ने उनको, वाल्टर टंक्स को फ़ोन किया कि मुझे कोई ना, वो चर्च रेक्टरी में कहीं थे, मतलब ही वाज़ अ प्रीस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको कुछ लोगों के नाम दे देता हूँ। तो उन्होंने कुछ नाम दिए, बिल ने वो फ़ोन किए नाकामयाबी से, और फिर एक सैम शेपर्ड से बात हुई। सैम शेपर्ड के बाद उनकी बात, सैम शेपर्ड ने नाम दिया कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप की एक मेंबर है, हेनरिएटा साइबरलिंग। अब बिल के कान खड़े हो गए कि साइबरलिंग फैमिली जो है वो फायरस्टोन टायर के ओनर्स की फैमिली है। तो बिल ने सोचा, यार, कि मैं को कैसे फ़ोन कर सकता हूँ? लेकिन वो अगेन उसके अंदर वो जो झिझक थी, क्योंकि अपने आप को बचाना था, तो उसने हेनरिएटा साइबरलिंक को फ़ोन किया। और इस दौरान मैं आपको दूसरी साइड ले जाता हूँ, एक्लन के अंदर, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर, जहाँ डॉक्टर बॉब जाते थे। उससे 2-3 दिन पहले की बात ही है कि डॉक्टर बॉब ने पहली दफ़ा उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर एडमिट किया कि मैं एक सीक्रेट ड्रिंकर हूँ। वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरह संस्था नहीं थी, वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन थी। वहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम बताते थे और वो लोग घुटनों के बल होके उनके लिए प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे। तो डॉक्टर बॉब ने पहली दफ़ा एडमिट किया वहाँ पे कि मैं एक सीक्रेट ड्रिंकर हूँ, और जब मैं पीना शुरू करता, मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। ही एडमिटेड डिफीट, फॉर लैक ऑफ अदर वर्ड्स। तो वो ग्रुप जो था वहाँ पर, वो घुटनों पर होके उन लोगों ने प्रार्थना की डॉक्टर बॉब के लिए, और अगले दिन सुबह हेनरिएटा साइबरलिंक को फ़ोन आता है बिल डब्ल्यू का, जो एक्लन में मेफ्लावर होटल में है। कि देखिए, ये वो मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। मैं तो मानता हूँ कि इसमें कोई ईश्वर का हाथ है, कोई उस उच्च परम शक्ति का हाथ है, जो इन दोनों का मेल हुआ। तो हेनरिएटा ने बोला बिल को कि भी आप आज ही आ जाओ। तो और उधर एन को हेनरिएटा ने बोला कि एक आदमी न्यूयॉर्क से आया है, उसके पास शराब का क्योर है, उसके पास इलाज है इस बीमारी का, जो आपके पति को है। तो आप आज शाम को मेरे आ जाओ, घर आ जाओ। तो एन बोलती है कि उस दिन डॉक्टर बॉब जो हैं, वो पूरे टाइट होके आए थे। मदर्स डे था। वो कहते हैं एक प्लांट लेके आए, कहते हैं ही पुट द पॉट ऑन द टेबल एंड ही स्पॉटेड अंडर द टेबल। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ जोक। लेकिन
अगले दिन फिर जब वो कहते भी आज तो नहीं आ सकते, एन ने हेनरिएटा को बोला, हेनरिएटा को। एंड अगले दिन बॉब को एन ने फिर कहा, और बॉब ने कहा चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं मैं उस आदमी को दूंगा, क्योंकि डॉक्टर बॉब तब तक हार मान चुके थे कि मेरा कोई इलाज नहीं है, मैं ऐसे ही मरूंगा, मेरे से शराब छूटेगी नहीं, और ये मैं इस विशेष साइकिल में ही मरूंगा। खैर उन दोनों का मिलना हुआ, मैंने वो घर भी देखा है, जो स्टेट हाउस, जो साइबरलिंग स्टेट के अंदर, मैं वहाँ गया हूँ, हम लोग अ, जो विजिट की हमने डॉक्टर बाब के घर की, और वो कमरा भी देखा है, वहाँ छोटा सा कमरा है, दोनों दो कुर्सियां अभी भी वैसी की वैसी उन्होंने प्रिजर्व की हैं। वहाँ वो दोनों मिले, और वो 15 मिनट की मीटिंग जो थी वो 6 घंटे चली। वो 6 घंटे चली, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि डॉक्टर बॉब ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम था कि ये स्पिरिचुअल बातें, ये धार्मिक बातें, और ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, सेल्फ विल, गॉड विल, एवरीथिंग ही न्यू, एवरीथिंग अबाउट इट। कहते भी पहली दफा वो ये डॉक्टर बॉब एंड और उसके अंदर भी, उनकी स्टोरी के अंदर भी लिखा उन्होंने कि पहली दफा मुझे वो शख्स मिला जिसने मेरे साथ शराबियत के बारे में बात की, और उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात की, ना कि उसने कहीं किताब में से पढ़ के मेरे को सुनाई है। और कहते हैं उसके बाद सारे आंसर थे, क्योंकि बिल ने डॉक्टर सिल्कवर्थ से इस बीमारी के बारे में सीखा कि जैसे ही हम एक पहला घूंट शराब का अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, वो हम एलर्जी ट्रिगर करते हैं, जिसके बाद हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि हमने कितनी पीनी। और उस कंपाउंडेड दूसरा पार्ट जो था वो मेंटल ऑब्सेशन का। सी डॉक्टर बॉब डॉक्टर होते हुए भी इस चीज को नहीं समझते थे, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ समझते थे। और ये बड़ी जरूरी एक बात थी, जो डॉक्टर बॉब को इसका कोई इल्म नहीं था कि। और जैसे ही बिल ने ये बातें सुनाई उनको, और कहा कि मुझे डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ये बताई बातें कि एक मेंटल ऑब्सेशन है, कि रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी हो जाए, अगर वो उस सिचुएशन में मैं चला जाता हूँ तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, मेरी वो मेंटल ऑब्सेशन ऐसे टेक ओवर करती है कि मेरे को पीनी ही पड़ती है। तो डॉक्टर बॉब को वो कहते हैं ये पहली दफा मैंने ये इस एंगल से, इस नजरिया से अपनी बीमारी को देखा। उससे पहले यही समझते रहे कि मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई दोष है, मैं कोई सिन किया है, मैंने कोई पाप किया है, मेरे कोई हमारे हम लोग हमारे जो हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, मेरे जैसे लोग वो कहते हैं कि मेरे पिछले जन्मों का कोई पाप है, पता नहीं क्या है, वो जितने तरह तरह के ख्याल थे। लेकिन वो कहते हैं पहली दफा मुझे उस आदमी ने ये बात समझाई। अब 3 हफ्ते डॉक्टर बॉब ने अपनी वाइफ को बोला कि ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको। और इतनी देर में मतलब हेनरिएटा ने उनका रहने का बंदोबस्त वगैरह कर दिया था बिल का वहीं पे एक्लन में। लेकिन एन और डॉक्टर बॉब ने बिल को बोला कि हमारे साथ हमारे घर में रहो, और वो रहे 3 हफ्ते। डॉक्टर बॉब सोबर रहे। 3 हफ्ते के बाद डॉक्टर बॉब का एक मेडिकल कन्वेंशन थी अटलांटिक सिटी में। वो अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में है। तो डॉक्टर ने बॉब ने कहा मैंने कभी आज तक मिस नहीं की वो कन्वेंशन, तो मेरे को जाना होगा। तो एन तो एकदम घबरा गई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप नए सोबर हो, यू कांट गो। तो उन्होंने बिल को कहा, बिल ने कहा कि भाई
शराब से भाग तो सकते नहीं, शराब तो जहाँ पे भी हो, एक्शन में हो, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो बिल ने कहा, "जा सकते हो आप।" और वो डॉक्टर बॉब कहते हैं, जैसे ही ट्रेन पे चढ़े, ट्रेन में जितनी शराब मिल सकती थी, पी। यहाँ तक की है कि शराब खत्म कर दी। ट्रेन से उतरे अटलांटिक सिटी में और फिर खरीदी और वो 2-3 दिन वो लगातार चलता है। ट्यूसडे को वो वापस आते हैं। कन्वेंशन वीकेंड पे थी, ट्यूसडे को कहते थोड़ा-सा नशा उतरा तो फिर ट्रेन पे चढ़ के वापस आए और किसी दोस्त के घर पहुँच गए नेक्स्ट टाउन में, एक्रोन में नहीं, साथ वाले टाउन में। और वहाँ पर फिर बिल और एन जाके उसको लेके आए, डॉक्टर बॉब को। और डॉक्टर बॉब को कहते हैं, मतलब जो कहते नहीं है, जो लिखा है कि जो बिल ने एक नर्स की तरह उनकी देखभाल की, उनकी सारी-सारी रात उनके साथ एक ही कमरे में दोनों सोते थे। और बिल ने उनको उन दिनों में डिटॉक्स वगैरह नहीं था, तो उनको थोड़ी-थोड़ी बियर पिलाता रहा और मतलब वो टेपर ऑफ करने के लिए। और उसके अगले दिन उन्होंने, डॉक्टर बॉब ने कुछ 1-2 दिन के बाद कुछ सर्जरी करनी थी, बहुत ज़रूरी, और वो अपॉइंटमेंट थी और उनको ज़रूरी थी वो सर्जरी करनी और उनके हाथ काँप रहे थे, तो बिल ने उन्हें 1 बोतल, छोटी बोतल बियर की फिर पिलाई कि हाथ उनका स्टेडी हो जाए। तो और डॉक्टर बॉब ने वो सर्जरी की और उस दिन के बाद डॉक्टर बॉब, वो 10 जून 1935 की बात है, डॉक्टर बॉब उसके बाद सोबर रहे। वो जो मैं बिल ने उन्हें जो बियर पीने को कहा, अब हम आदमी, जो आम आदमी यही सोचता है कि बड़ी हैरानगी की बात है कि एक अल्कोहलिक को फिर पिला दी उन्होंने। तो मैंने ओल्ड टाइमर से पूछा, ओल्ड टाइमर जो यहाँ थे हमारे से, जो बिल को जानते थे, मेरे साथ वाले टाउन में स्टैन थे। वो कहते हैं जब हम अर्ली 12 स्टेप कॉल पे जाते, 12 स्टेप कॉल मीन्स कि हम किसी नए आदमी को मिलने जाते थे, तो हम 1 क्वार्टर जेब में डाल के लेके जाते थे। पाइंट या 2 क्वार्टर का 1 पाइंट होता है कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा नर्वस डिस्पोज़िशन में हो या बहुत ज़्यादा डिलीरियम ट्रेमेंस वगैरह हो, तो उसको पिला देते थे, जब तक वो हॉस्पिटलाइज़ ना कर पाएँ उसको। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाता था, तो उसको धीरे-धीरे टेपर कराते थे, थोड़ी-थोड़ी कम करते, जैसे दवाई, शराब ही यूज़ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे दवाई की तरह टेपर। तो मैंने ये इन ओल्ड टाइमर से यहाँ सीखा था। आज से 9 साल पहले मेरे फिज़िकल ग्रुप में दीपक भाई आए। अ, और दीपक भाई बिल्कुल ऐसे सूखे हुए काने की तरह। और उन्हें मैंने बोला, "भाई आपको डिटॉक्स जाना पड़ेगा।" तो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उनकी उम्र ऑलमोस्ट 50 या 55 साल उम्र थी उनकी। तो कहते ठीक है, मैं जाऊँगा डिटॉक्स। उनकी वाइफ़ भी थी साथ में। पर मैंने उन्हें, क्योंकि वो एडवाइस मेरे को जो मेरे ओल्ड टाइमर ने दी थी, मैंने भी उन्हें यही कहा। मैंने कहा, "देखो मेरी बात सुनो, एकदम पीनी बंद मत करना। थोड़ी बहुत एक दवाई की तरह पीते रहना, जब तक आप डिटॉक्स ना पहुँच जाओ।" ये बड़ी अजीब लगेगी आपको बात ये, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। वो ड्रिंक करते रहे 2-3 दिन, उसके बाद उनको डिटॉक्स मिल गया। आज वो 9 साल सोबर हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन और उनके पुराने आदमियों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बड़े वैल्यूएबल हैं। और सबसे खूबसूरत बात मुझे डॉक्टर बॉब की ये लगी कि डॉक्टर बॉब सोबर होते हैं जून 10 को 1935 में। जून 26, 14 दिन, 16 दिन के बाद वो एक्रोन में सिस्टर इग्नेशिया के साथ बिल डॉडसन को मिलने गए। हम में से कितने लोग हैं जो आज 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल सोबर हैं, और हम कितने लोगों की मदद करते हैं?
ये एक क्वेश्चन मैं अपने आप से भी पूछता हूँ और आपको भी कहूंगा अपने आप से पूछो। वो 2 हफ्ते में वो 2 आदमी उस कमरे में हॉस्पिटल में उन्होंने कहा सिस्टर इग्नेशिया को कि उसको एक प्राइवेट कमरा दो और वहां पर हम उसको मिलना चाहते हैं। अब वो भी स्केप्टिक था। उसने कहा यार मैंने ऐसे बथेरे देखे, जैसे डॉक्टर बॉब ने कहा भी मैं 15 मिनट के लिए बिल को मिलूंगा। तो उसने भी कहा ये क्या इनका एंगल होगा, क्या चाहते हैं पता नहीं, क्या ये धार्मिक वार्मिक बातें करेंगे। मैं तो गया गुजरा हूं, मैं तो खत्म हूं। बिल डॉटसन जो अल्कोहलिक नंबर 3 है, जो वो ये कह रहा है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि वो डॉक्टर बॉब और बिल ने ये कहा कि उसको ये बोलना कि हम उसकी मदद नहीं करने आ रहे, हम अगर उसकी मदद करेंगे तो हम खुद सोबर रहेंगे, इसलिए हमें उसे कहो कि हमें परमिशन दे मिलने की। इसी कितना टैक्टफुली उन्होंने अल्कोहलिक नंबर 3 को। तो वो कहता है, बिल डॉटसन अपनी स्टोरी में कहता है कि मैंने कहा कि यार उनकी मदद होगी तो चलो मैं करता हूँ। शराबी जैसा भी हो, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश जरूर करेगा, जिस भी हाल में हो। खैर एनीवे, वो मिले और बिल डॉटसन सोबर हुए। एक्लन का पहला ग्रुप फॉर्म हुआ। एक्लन से क्लीवलैंड ओहायो में ग्रुप शुरू हुए। बिल न्यूयॉर्क आ गए। इन्होंने न्यूयॉर्क में ग्रुप शुरू किए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक्सपैंड होना शुरू हुआ। और उस दौरान में इन्हें कहा जाता था कि ये डॉक्टर बॉब की गुड ओल्ड टाइमर्स में है, इनको बोला जाता था द ड्रंक स्क्वाड। क्या कहते हैं, शराबियों की पलटन। मैं उसकी ट्रांसलेशन सोच रहा था, ड्रंक स्क्वाड ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ ओहायो। तो ये लोग ड्रंक स्क्वाड थे और उनके साथ थोड़े से डिफरेंसेस होने शुरू हो गए, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर भी थोड़ी एक ये था कि ये इस सेक्ट क्रिश्चियनिटी का नहीं है, वो डिफरेंसेस कि एक्सक्लूसिव ये ग्रुप जो है ये एक्सक्लूसिवली इन्हीं लोगों के लिए। मैं वो डिनोमिनेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन चीजों करके कि वहाँ कैथलिक नहीं अलाउड, वहाँ दूसरा नहीं आ सकता, सो इस करके जो ड्रंक स्क्वाड था वो इन लोगों से सेपरेट हुए और इन्होंने अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करनी शुरू की। और उस दौरान इनके सबसे बड़े बड़े आइडिया दोनों के यही थे कि हमें मिशनरी बनना चाहिए, हमें अस्पताल होने चाहिए। और वो जो पहले अर्ली अल्कोहलिक्स 30-40 उन्होंने बैठ के डिस्कस किया, करते करते वो 100 थे, न्यूयॉर्क के और एक्लन के। उन्होंने डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। हाँ, मैसेज तो दे सकते हैं। अब कितने लोगों को दे सकते हैं? एक आदमी कैलिफोर्निया में पीड़ित है, उसको एक आदमी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ कैसे उसके पास जाके बैठे? तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक किताब लिखेंगे। और उस किताब का नाम जब उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस रखा, तो ये संस्था का नाम भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो गया। तो ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बॉब और बिल, दे वर थरो वेरी गुड क्रिश्चियंस। वो एक क्रिश्चियन थे और वो अर्ली मीटिंग्स में बाइबल वगैरह लेके बैठते थे। और जब बाद में न्यूयॉर्क के साथ ये ग्रुप्स जब मर्ज हुए या इन लोगों का डिस्कशन हुआ कि हमें आगे का प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या होगा, उस दौरान में ये मैं एक जरूरी बात जो मेरे दिमाग में है और मैं कहना चाहता हूं। उस दौरान एक अमेरिकन एथिस्ट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट था जिमी बर्वेल। ही वाज वन ऑफ द, वो पहले उन 100 में जिन्होंने ये किताब लिखी है उसमें उस आदमी ने बिल को रोका और कहा कि गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। ये एक छोटी सी बात है, अगर देखी जाए
लेकिन अगर वो नहीं होती, तो ये शायद अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी एक धार्मिक संस्था बन के रह जाती, क्रिश्चियन धार्मिक संस्था बन के रह जाती। लेकिन वो वर्ड चेंज होने से ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप बन गई। आज एक सिख जो दिल्ली में पैदा हुआ, या हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम या ज्यूइश आदमी है, कोई, इट इज ओपन टू ऑल। वो एक्सक्लूसिव नहीं बना। उन लोगों को हिस्ट्री मालूम थी, वाशिंगटोनियंस की हिस्ट्री मालूम थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की हिस्ट्री मालूम थी कि वो ग्रुप्स क्यों फेल हुए। तो उन्होंने इन चीजों से हमें बचाया। उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बचाया। क्यों? एक एक स्कूल ऑफ थॉट था जो न्यूयॉर्क के, कि इसको एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, कि अंदर धार्मिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक अप्रोच थी क्लीवलैंड वालों की, कि ये सब कुछ धार्मिक होना चाहिए। तो इन दोनों ने बैठ के डिस्कस करके कॉम्प्रोमाइज करके ये बुक लिखी। बिल को रोक टोक नहीं पसंद थी। बिल ने कहा कि तुम मेरे को रोक टोक कर रहे हो तो तुम खत्म करो ये बुक को। पर बाद में उन उन बाकियों ने कहा कि बिल यू गो अहेड एंड फिनिश। हाँ, बिल ने वो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा स्ट्रांगली, आप जैसे जैसे बिग बुक में जाओगे, ही सेज डीप डाउन इन एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड देयर इज अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ गॉड। तो उसने बड़ा स्ट्रांगली एम्फसाइज किया इन चीजों के ऊपर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मेरी जान बचाने वाली संस्था एक जुडेयो क्रिश्चियन वैल्यूज से आई है। ठीक है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं, और ना ही मैं कह सकता हूँ इस बात को। आज मैं इतना ओपन माइंडेड हूँ कि मुझे चाहे गिरजा में ले जाओ, चाहे मस्जिद में ले जाओ, या गुरुद्वारे में, मंदिर में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट माय ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड इज। मेरे को मेरा ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो मेरा एक अपना पर्सनल लविंग रिलेशनशिप है। और वो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस, आज मैं गुरु ग्रंथ साहब की कोई तुक पढ़ता हूँ या कोई शब्द कीर्तन सुनता हूँ, तो मुझे आज वो समझ आती है। वो मुझे समझ इसीलिए आई क्योंकि मैंने चैप्टर टू द एग्नोस्टिक्स पढ़ा। और यहाँ पर जो मेरे को सर्विस का मौका मिलता रहा है ओवर लास्ट पिछले 27 साल से, उस कारण उससे मुझे समझ आई कि बाबा नानक सेवा की क्या बात कर रहे थे। तो मैं इसको कोई धार्मिक टोन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। और डॉक्टर बॉब की, आई डोंट नो मेरे पास टाइम कितना है अभी। डॉक्टर बॉब की एक, वो 15 साल की जर्नी के अंदर उन्हें 5 से 8 हजार आदमी सोबर किया। 15 साल की जर्नी में जून 10 सोबर हुए हैं, और 1950 में उनका देहांत हुआ। उन 15 साल में उन्होंने 5 से 8 हजार लोगों की मदद की, और सोबर हुए हैं लोग उनके साथ। और एक इतनी खूबसूरत चीज, जैसे मैं देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, मैं इंडिया में पूरे घूम के आया हूँ। मैं यूएसए में भी, मैं 10 दिन पहले मैं वैंकूवर में था इंटरनेशनल कन्वेंशन में। अगर किसी को कभी मौका मिले तो मेरे भाई, बहुत जरूरी है उसका। वो इंटरनेशनल कन्वेंशन हर 5 साल में होती है, वहाँ फ्लैग सेरेमनी होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब वो स्टेडियम के अंदर, हम कहते हैं कि 35,000 की लगभग लोग स्टेडियम के अंदर, जब सेरेनिटी प्रेयर हम इकट्ठे होके बोलते हैं, तो उसके अंदर जो आपको एक स्पिरिचुअल हाई मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। मैं ये मेरी तीसरी कन्वेंशन थी, और हर दफा मैं जाने की कोशिश करता हूँ। डिट्रॉयट जाना था, वो कैंसिल हो गई। तो मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है, लेकिन यू नो मैं डॉक्टर बॉब का एग्जांपल लेके चलता हूँ। और उनकी जो 1950 में उनका देहांत हुआ, और उन्होंने डॉक्टर बॉब्स फेयरवेल एड्रेस, जिस आदमी को गूगल करना हो तो गूगल कर लीजिए, उसमें उन्होंने बड़ा सिंपल कहा कि भाई इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत कर दो, कीप इट सिंपल।
लेट्स नॉट, उनके इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूं, लेट्स नॉट लव दिस अप विद फ्रॉइडियन कॉम्प्लेक्सेस। कहते ये 12 कदम जो है इनका निचोड़ है प्रेम और सेवा, लव एंड सर्विस। और जो हम शराबी हैं, जो हम लोग सेवा में हैं, हम सोबर हैं, हमें प्यार का भी मालूम है, हमें सेवा का भी मालूम है। तो ये उनकी लेगेसी हमें वो छोड़ गए हैं। उसके आगे यहाँ स्टैन जैसे लोग या नील जैसे लोग या होजे जो गोवा में सोबर हुए थे, या टॉम जिनके साथ मैं रोज मीटिंग लगाता हूँ, वो कलकत्ता में सोबर हुए थे, मदर टेरेसा की चर्च में। और मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज मदर टेरेसा ने के बारे में बोलना चाहूंगा कि, और वो इंग्लिश में ही जायज रहेगी, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उनका कॉलिंग कार्ड कहा जाता था। वो कहती थी कि द प्रेयर ऑफ साइलेंस इज प्रेयर। नो, आई एम सॉरी, मैं मिसकोट किया। द फ्रूट ऑफ साइलेंस इज प्रेयर, द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज फेथ, द फ्रूट ऑफ फेथ इज लव, एंड द फ्रूट ऑफ लव इज सर्विस। तो लव एंड सर्विस डॉक्टर बॉब बोल रहे हैं, लव एंड सर्विस मदर टेरेसा बोल रही हैं। जब मैं गुरबानी की कोई तुक ढूंढता हूं तो उसमें यही कहा जाए, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर मैं कबीर को कोट करता हूं तो कहते हैं, प्रेम गली है सांकरी, दोहे न समाये, जहां हरि है हम नहीं, जहां हम हैं वहां हरि। तो आप लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने का और मुझे इस टॉपिक पे बोलने का। ये मेरे हीरो हैं, बिल एंड बॉब मेरे हीरो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मेरे से जितना बन पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी तरह बिलीव करता हूँ। उन्होंने इस चीज को चेज नहीं किया कि मेरे को इसमें मैं कोई अस्पताल खोल लूं या मैं कोई मिशनरी खोल लूं या मैं रिहैब खोल लूं। उन्होंने पैसा नहीं बनाया इस चीज में, दोनों के दोनों फक्कड़ रहे सारी उम्र, ठीक है। लेकिन उन्होंने दुनिया भर में एक शराबियों को सोबर रहने का रास्ता दे दिया, एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन दे दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज दुनिया भर में ये संभव है कि एक शराबी जो शराब छोड़ना चाहता है उसके पास ये ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता है, चाहे वो लोनर है। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी से जूम पे, चाहे वो अकेला कहीं नागालैंड में बैठा हुआ है या अलास्का में है या न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, यहाँ ये टेक्नोलॉजी ने हमें मिला दिया। उन्होंने लिखा है 2001 में, फॉरवर्ड टू द फोर्थ एडिशन पढ़ी है, उसके अंदर लिखा मोडम टू मोडम, फेस टू फेस। उन्होंने कहा जहां फेस टू फेस नहीं हो पाएंगे वहां ऐसे भी मिल सकते हैं। वो फोरसाइट थी किसी की, 2001 में फॉरवर्ड टू द फोर्थ एडिशन प्रिंट हुआ है। लेकिन किसी को मालूम था, किसी ने सोचा था कि ये भी एक फ्यूचर है हमारा। तो आज वो हमारे सामने, यू नो इट्स अलाइव एंड इट्स हेल्पिंग पीपल। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई और आपकी ग्रुप कॉन्शियस का, जिन लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सेवा का मौका दिया, क्योंकि देयर इज नथिंग ग्रेटर इन माय लाइफ देन बीइंग ऑफ सर्विस इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू।